हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एससीबी में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को पता ही है कि इस चैनल पे वन चैप्टर वन शॉट का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको कई सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं। और आज भी मेरा जो क्लास होने वाला है, हम लोग का जो क्लास होने वाला है वन शॉट का ही होने वाला है, जिसमें हम क्लास 12 का फिजिक्स के चौथे चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है संधारित्र तथा प्रावैद्युत। और इस चैप्टर में हम जो जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर दिए गए हैं और यही आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे इस क्लास में। आप ये भी समझ लो, ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, लिखे गए हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए इन्हीं को यहाँ पे लिया गया है। और इन सारे पॉइंट्स को अगर कवर कर लेते हो तो आप जो इसके छोटे छोटे यानी कह सकते शाखा के रूप में जो इसके पॉइंट्स बचे हुए हैं वो भी आप कर लेके जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको यही पॉइंट्स लिया गया है ताकि आप यहां से जो भी पढ़ो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास होने वाला हो, तो वही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो भी क्लास यहाँ पे चल रहा है इसका पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल यानी सिग्मा क्लासेस बेस्ट टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया जाता है, तो आप उससे भी जुड़ जाओ ताकि आपको यहाँ पे ये जो पढ़ रहे हो इसका नोट्स आपको बनाने की आवश्यकता ना पड़े। अगर बनाना भी हो तो पहले से पीडीएफ फॉर्मेट में हो और उसको हम लोग आराम से नोट भी कर ले। ठीक है, तो चलो आज का ये क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं। और इसमें हमारा जो आज का जो क्लास होने वाला है, इसमें पहला जो पॉइंट होगा ये होगा, क्योंकि ये सीरियल नंबर से लिखा गया है, ये पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है। ये कह रहे कि वैद्युतधारिता की अवधारणा तथा इसकी परिभाषा दीजिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वैद्युतधारिता की। तो आप सीधे सीधे समझ लो कि अगर हम किसी चालक की बात करते हैं, तो अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उस चालक के आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग वैद्युत धारिता कहते हैं। लेकिन चालक में एक खास बात होता है, उसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं कि अगर आप एक छोटा सा कटोरा लिए हो, उस कटोरे में अगर देखें कि उस कटोरे का जो आयतन आधा लीटर का है, 500 ml का है, तो उसमें जब हम आधा लीटर जल भर दें तो क्या वो पूरा भर जाता है? और उसकी मात्रा, जल की मात्रा अगर बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, उस कटोरे से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम यही बात करें कि अगर हमारे पास का कोई चालक है, ये मान लो चालक है, इसको आवेश दिए हो, ये पूरा आवेश से भर गया। ठीक है, और फिर इसको जब दोबारा आवेश दोगे तो आवेश को क्या करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता जितनी है उतनी ही तो करेगा। लेकिन कटोरे और इसमें फर्क है, कटोरे में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उसको भरने के बाद भी अगर उसको और उसमें सामान रखने की आवश्यकता है, जल को और देंगे तो क्या होगा, वो बाहर फेंक देगा। लेकिन इसमें एक क्रिया होती है कि हम इसको आवेश दे दिए हैं फिर भी दोबारा आवेश दे सकते हैं, लेकिन उस क्रिया को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास किसी भी तरीके का कोई चालक है और उस चालक को आवेश देते हैं, तो आवेश के ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या है, उसकी धारिता कहते हैं। ठीक है, तो जब हम धारिता की बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज और देखेंगे कि जब हम आवेश देंगे तो आवेश देने के अनुपात में उसके विभव में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो कोई भी चालक है, अगर मान लेते हैं कि हम उसको क्या क्यों आवेश दिए, यहां पे आप लिख सकते हो, माना चालक को क्यों आवेश, कितना आवेश, क्यों आवेश दिया जाता है, आवेश देने में चालक के विभव में वृद्धि भी हो जाती है, भी वृद्धि हो जाती है। इसका विभव कितना बढ़ जाता है, भी हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप क्या लिख सकते हो, यानी कि क्या होगा, क्यू अनुकंपाती भी, यानी कि किसी भी चालक को जितना आवेश देते हो तो जितना आवेश दिया जाता है उसी के अनुपात में उसका क्या होता है, विभव बढ़ता है। तो क्यू अनुकंपाती क्या होगा, भी हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो क्यू इज इक्वल टू सी भी, जहां सी एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। क्लियर, जिसे चालक की क्या कहते हो भाई, चालक की धारिता कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। बात समझ में आई आपकी? ठीक है, यहां देखो Q इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, सी भी। तो आप इससे तो लिख सकते हो, C का वैल्यू ज्ञात करें तो C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q, और भी गुड़ा है तो जाके क्या होगा, भाग। यानी कि C का वैल्यू आपको मिला कितना, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। आप कहीं भी देखे होंगे कि अगर हमारे पास कोई भिन्न है तो भिन्न में हर जितना बड़ा होता है उस भिन्न का मान उतना ही क्या होता है, कम होता है।
तो अगर हम किसी भी तरीके से इसके विभव को परिवर्तित कर सकें, विभव को घटा सकें, तो हम क्या कर पाएंगे भाई, आवेश तो उतना ही दिए हैं लेकिन विभव को जैसे घटाओगे धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम यही कह रहे थे कि जब हम क्या करें, किसी भी चालक पे अगर धारिता का मान बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से विभव को घटाते हैं। इसको भी आपको बताया जाएगा कि कैसे विभव घटाया जाता है। यहां पे पहले देख लें, C इक्वल टू क्यू बाई भी मिल गया, ठीक है, बात समझ में आई। यानी अब कह सकते हैं किसी चालक की जो धारिता होती है उस चालक को दिए गए आवेश और आवेश देने में बढ़े हुए विभव के अनुपात के बराबर होती है, बात समझ में आई। अब चलो, सी जी इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो सी का मान किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यू और भी के ऊपर। तो यहां पे क्यू का मात्रक होता है कूलाम, आवेश है कूलाम होगा, और ये विभव है तो क्या होगा, वोल्ट। तो ये मिला क्या, कूलाम पर वोल्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं फैरड, जिसको क्या कहते हैं, फैरड, जिसे इंडिकेट करते हैं किससे, ईएफ से। बात समझ में आई। अब देखना, यानी आप यहां से कह सकते हो, अर्थात ये आपको मिल जाएगा एक फैरड, एक फैरड बराबर ये मिलेगा एक कूलाम पर वोल्ट, एक कूलाम पर वोल्ट। यानी इससे भी एक फैरड का परिभाषा दिया जा सकता है। क्या कह सकते हैं, एक फैरड किसी चालक की वह धारिता होती है जो उस चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसमें एक वोल्ट का विभव उत्पन्न कर देती है। क्या बोले हैं, एक फैरड किसी चालक की वह धारिता होती है जिसको एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में एक वोल्ट की वृद्धि कर देती है, बात समझ में। और ये जो फैरड जो होता है ये वैद्युत धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो इसके छोटे मात्रकों की बात करें तो इसके छोटे मात्रक भी लिख सकते हैं हम लोग। यहां पे आप देख सकते हो कि जो फैरड है बहुत बड़ा मात्रक है, तो इसके छोटे मात्रक हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, माइक्रो फैरड लिख सकते हैं, नैनो फैरड लिख सकते हैं, पिको फैरड लिख सकते हैं। तो आप यहां पे देख लेना कि अगर हम बात करें एक माइक्रो फैरड, तो ये हो जाएगा एक माइक्रो फैरड, जिसको इंडिकेट करते हैं म्यू एफ से। तो एक माइक्रो फैरड बराबर होता है 10 की घात -6 फैरड, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें, एक नैनो फैरड की बात करें, एक एनएफ की बात करें तो ये होगा 10 की घात -9 फैरड, ठीक है। और हम तीसरे नंबर की बात करें, एक पीको फैरड, पीएफ बराबर होता है 10 की घात -12 फैरड। और आप पीको फैरड को माइक्रो माइक्रो फैरड भी कह सकते हो, यानी एक पीको फैरड बराबर एक माइक्रो माइक्रो फैरड, यानी ये 10 टू द पावर -12 फैरड। बस समझ में, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, ठीक है। तो आप वैद्युत धारिता के बारे में ऐसे देख सकते हो, यानी यहां से आप देख सकते हो ये आपको बताएगा वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा इसकी परिभाषा। तो ये वैद्युत धारिता की अभिधारणा है, उससे हम लोग क्या इसकी परिभाषा भी अभी हमने जो बताया वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, चलो यहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टॉपिक की। ये कह रहे विलगित गोली चालक की धारिता बताइए। एक कोई भी विलगित गोली चालक है और उसकी धारिता हमको बतानी है। तो विलगित गोली चालक की धारिता क्या हो जाती है, देखो अगर हम बात करें विलगित गोली चालक, तो यहां पे एक हम गोली चालक ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना जरा इस फिगर पे, चलो यहां पे देखिए हम विलगित गोली चालक की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो हमारे पास एक विलगित गोली चालक है। जब हम किसी गोली चालक की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, और ये चालक है तो इसको आवेश देना पड़ेगा तभी तो धारिता की बात करेंगे। तो किसी विलगित गोली चालक की धारिता ज्ञात करनी, यानी कि हम इसको पहले आवेश दें तो देखिए कि कितनी आवेश को ये रख पाता है। तो आपको ये बताया गया है कि जब हम गॉस का प्रमेय आपको बता रहे थे तो उसमें आपको इसका अनुप्रयोग भी बताया गया था। तो उस अनुप्रयोग में बताया गया था किसी भी हम क्या करते हैं, गोली चालक को जब हम आवेश देते हैं तो जो आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल जाता है। तो यहां पे हम यहां पे प्लस क्यू आवेश को दिए, तो ये प्लस क्यू आवेश जब देंगे तो ये क्या होगा, एक समान रूप से इसके बाहरी पृष्ठ पे क्या होगा, फैल जाएगा। जब पूरे पृष्ठ पे आवेश का मान समान है तो प्रत्येक बिंदु पे विभव का भी मान समान होगा। और जब प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान होगा तो यहां पे कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो केंद्र से त्रिज्यता होंगी, यानी केंद्र से बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होंगी। तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं जो हैं यहां से क्या होंगी, केंद्र से त्रिज्यता बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होने वाली है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं जो केंद्र से बाहर की तरफ निकल रही हैं। ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो अब ये क्या है, पूरा गोला समान रूप से आवेशित है, तो इस आवेश को मान सकते हैं ये किसके केंद्र पे स्थित होगा। तो मान लो कि इसका केंद्र क्या है,
इसका केंद्र क्या है, ओ है, जहां पे पूरा का पूरा आवेश क्या हो गया, क्यू स्थित है। ठीक है, और इस विलगित गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो क्या है, आपकी ए है। जब विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या ए है तो इसके किसी भी बिंदु पे बोला गया विभव का मान समान होगा। तो आपको पहले से बताया गया है किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु पे विभव। ठीक है, तो ये आपका तीसरा चैप्टर में बताया गया था। मान लो यहां से इसकी बीच की जो दूरी है वो क्या है, आर है, तो विभव क्या बताया गया था, v इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू कितना, q बाई आर। अगर कहते कि ये विलगित गोलीय जो कोष है एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका प्रावैद्युतांक कितना है, k है, यानी ये निर्वात अवायु में नहीं रखा गया है। निर्वात अवायु के लिए ये k का वैल्यू कितना हो, तो 1, लेकिन किसी दूसरे मीडियम की बात करेंगे तो इसका जो मान होता है वो सदैव किससे बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो निर्वात अवायु में नहीं रखा गया है, किसी ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका प्रावैद्युतांक कितना है, k है। तब यहां पे क्या लगा सकते हो, k, और यहां पे त्रिज्या r नहीं लिए हैं, a लिए हैं, तब इसका विभव क्या होगा, प्रत्येक बिंदु कहीं पे भी समान विभव है, तो विभव कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एक होगा q बाई k इंटू ए। जब हमको ये विभव पता चल गया कि यहाँ पे विभव इतना होने वाला है, तो विभव पता चल गया, तब हम धारिता लिख सकते हैं। तब धारिता का फॉर्मूला इसके पहले वाले पॉइंट में बताया गया है। क्या बताया गया, C इज इक्वल टू होता है Q बाई भी। हम भी का वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दें तो C बराबर क्या मिलेगा, ये Q तो रहेगा, बटे में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये होगा Q बाई K इंटू ए। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ Q से Q क्या होगा, कट जाएगा, ये नीचे वाला पलट दोगे ऊपर चला जाएगा, यानी ये C बराबर आपको मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दे। ये आपका क्या है, किसी भी विलगित गोलीय चालक की क्या है, धारिता है। अगर हम इसी में इस पॉइंट को थोड़ा बदल लें, बदलने का मतलब ये हो गया कि यहां पे आप इसको नोट कर लो। अगर हम कह दें कि ये माध्यम, ये जो हमारा विलगित गोलीय कोष है, इसको हम कहां रख दे भाई, निर्वात अवायु में रख दें, तो निर्वात अवायु में रखोगे तो ये k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी k हट जाएगा। जब k हटेगा तो इसको आप किसी दूसरे पॉइंट से इंडिकेट कर सकते हो, जिसको आप कह दोगे C0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 4 पाई एप्सिलॉन 0, k का वैल्यू 1 इंटू ए। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है कि जब विलगित गोलीय इस चालक को हम कहां रखें, निर्वात अवायु में रखें, तो उसकी जो धारिता होती है ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए होती है। लेकिन जब हम क्या रखें, ऐसे माध्यम रखें जिसका प्रावैद्युतांक k है, तो यहां पे क्या होगा, ये k गुना हो जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। यहां पे आप एक पॉइंट नोट में लिख सकते हो, हमारी पृथ्वी भी जो होती है ये एक विलगित गोलीय चालक की भांति कार्य करती है। हमारी जो पृथ्वी है ये भी विलगित गोलीय चालक की भांति कार्य करती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी की जो धारिता होती है वो कितनी होती है। तो पृथ्वी की जो धारिता होती है, इसके चारों तरफ हम बात करेंगे, निर्वात की बात करेंगे, तो पृथ्वी की जो धारिता होती है वो कितनी हो जाएगी, C इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब ए के स्थान पे जो इस गोले की चालक, सॉरी, इस चालक के जो त्रिज्या है वहां पे हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी की त्रिज्या को इंडिकेट करते हैं RE से। ठीक है, तो बस आप यहां पे जो गोल, यहां पे चालक की त्रिज्या जो लिख रहे हो, विलगित गोलीय चालक की जो त्रिज्या लिख रहे हो, वो वहां पे क्या नोट करोगे, पृथ्वी की त्रिज्या जो 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, आपको यहां तक कोई दिक्कत है। चालक, अब धारिता का मात्रक तो आपको बताया क्या होता है, फैरेड। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, तो ये विलगित गोलीय चालक की बात कर रहे हैं, तो यहां से आप यहां से देख सकते हो इसकी धारिता कितनी होती है। ठीक है, ये दूसरा आपका पॉइंट है, इसमें किसी को कोई संदेह हो तो आप बताओ। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, चले यहां तक नहीं कंफ्यूजन है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है। यहां देखो, कह रहे संधारित्र। अब देखो, अब हम यहां पे आके देखने वाले हैं कि संधारित्र कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो संधारित्र के बारे में जाने कि संधारित्र को कैसे बनाया जाता है। ध्यान से देखना, यहां पे हम बात करेंगे कि जब हम संधारित्र बनाने वाले हैं तो संधारित्र क्या होता है, एक समायोजन होता है। इसमें 2 प्लेटें लगी होती, कितनी प्लेटें, 2 प्लेटें। और उस प्लेट का काम क्या होता है भाई, हम जो प्लेट लगाते हैं तो हम कह सकते हैं संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसकी आकृति बढ़ाए बिना हम उस पर पर्याप्त आवेश की मात्रा को संचित कर सकते हैं। यानी आकृति नहीं बढ़ानी है, आवेश की मात्रा कैसे बढ़ा दी जाए,
क्योंकि पहले पॉइंट में हमने बताया कि जब किसी भी चालक को आवेश देते हो तो आवेश देने के अनुपात में विभव बढ़ता है। तो आवेश देने के अनुपात में जब विभव बढ़ेगा तो जब तक विभव को तुम कम नहीं करोगे तब तक धारिता का मान हम बढ़ा नहीं सकते, धारिता का मान परिवर्तित नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चलो पहले हम लोग यहाँ देख ले कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं। यहाँ पे संधारित्र बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो संधारित्र बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, 2 प्लेट लेते हैं। कितने प्लेट, 2। संधारित्र बनाने के लिए कितने प्लेट, 2 प्लेट। आप सबसे पहले तो एक ही प्लेट रखा जाता है, उसके बाद से दूसरा प्लेट का काम आता है। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लेट ले लेंगे। अब इसमें 2 प्लेट में क्या होता है, दोनों प्लेटों को हम लोग किस पे रखते हैं, यहाँ पे वैद्युत रोधी स्टैंड पे रखते हैं ताकि इसको कहीं से भी कोई आवेश ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या रखेंगे, वैद्युत रोधी स्टैंड पे रखेंगे, यानी कि लकड़ी या फाइबर का कोई स्टैंड बना लेंगे जिससे क्या होगा, यहाँ पे इसको रखा जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अब इसको इससे कनेक्ट कर दें भाई। चलो अब देखो, और इसमें एक चीज और जुड़ा रहता है, इसके विभव को मापने के लिए एक वैद्युतदर्शी का यानी कि स्वर्ण पत्र एक जुड़ा रहता है, एक यंत्र जुड़ा रहता है जिसमें क्या होती है, पत्ती होती है, और पत्ती का फैलाव जितना ज्यादा होगा विभव उतना ज्यादा, पत्ती का फैलाव जितना कम होगा विभव उतना कम होगा। तो इसमें 2 हम प्लेट लिए, एक प्लेट का नाम यहाँ पे रख दे रहे हैं ए, दूसरे प्लेट का नाम रख दिए क्या, बी। ध्यान से समझते चलना। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मली पहले की बात करें कि इसमें अब धारिता की बात करेंगे तो ये प्लेट मान लो अभी हमारे पास नहीं है, हम बी को साइड में कर लेंगे। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, इस प्लेट ए को जैसे ही आवेश देंगे, जब आवेश दोगे तो यहाँ पे जो भी आवेश दोगे ये क्या करेगा, इसके आंतरिक पृष्ठ पे फैल जाएगा। ये एक समान रूप से इसके आंतरिक पृष्ठ पे क्या होगा, फैल जाएगा। तो हम इसको +Q आवेश दिए, तो +Q आवेश जब देंगे तो ए जो प्लेट रखा था उस पे एक समान रूप से क्या हो गया, फैल गया। अब हम क्या करते हैं, इस एक दूसरे अनावेशित प्लेट को, ये चालक है ये भी चालक है लेकिन अनावेशित, उस पर कोई आवेश नहीं है, जैसे इसके पास लाते हैं तो आपको बताया गया होगा, आप पढ़े होगे प्रेरण। ठीक है जी, तो आप अन्योन प्रेरण की क्रिया जब जानते हो तो आपको बताया गया होगा कि जब किसी भी चालक में हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसके बगल में एक और हम क्या करते हैं, चालक यानी कुंडली को रखे रहते हैं, तो आपको बताया गया था कि इस कुंडली में क्या होती है, इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो इसके धारा के कारण क्या होगा, इसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अननोन प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत प्रेरण की, जिसको वैद्युत प्रेरण भी शॉर्ट में कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, वही क्रिया होती है कि जब हम एक चालक को आवेश दिए तो दूसरे चालक, अनावेशित चालक को जब हम क्या करें, इसके समीप लाएंगे, दूसरे प्लेट को जब इसके समीप लाए तो ये क्या होगा, वैद्युत प्रेरण के कारण इसको आवेश दे देता है। तो वैद्युत प्रेरण के कारण इसको आवेश कैसा देगा, ये जितना प्लस है उतना ही इसके आंतरिक पृष्ठ पे क्या होगा, माइनस आएगा। ठीक है, जितना प्लस है उतना ही इसके आंतरिक पृष्ठ पे क्या होगा, माइनस आएगा, और इसके बाह्य पृष्ठ पे उतना ही क्या होगा, प्लस आ जाता है। बात समझ में? अब ये देखने वाली बात है, ध्यान से समझ लेना कि अब ये क्रिया जब होती है, जैसे ही प्लेट को लेके आती है, इसका ये सीधे सीधे कह दें कि जब हम अनावेशित प्लेट को आवेशित प्लेट के करीब लेके आए तो आवेशित प्लेट का विभव जितना पहले था उससे कम हो जाता है, यानी कि ये जो स्वर्ण पत्र है उसकी चौड़ाई क्या होती है, घट जाती है। अब विभव कम क्यों होता है, क्योंकि आप यहां देखना कि इस प्लस से इस माइनस के बीच की दूरी और इसी प्लस से इस प्लस के बीच की दूरी क्या है, अलग अलग है। तो देखो, प्लस आवेश अगर इसको दिया जाता तो ये जो प्लस होता है ये प्लेट ए के विभव को बढ़ाता है, लेकिन ये जो माइनस अंदर आया है वो प्लेट ए के विभव को क्या करेगा, घटाएगा। तो दोनों समान है, जितना ये प्लस है उतना ही ये माइनस है, तो ये विभव को बढ़ाने का प्रयास किया और ये विभव को घटाने का, लेकिन दोनों के बीच की दूरी अलग अलग है। प्लस क्या है, इससे ज्यादा दूरी पे है और माइनस इससे क्या है, कम दूरी पे है। तो प्लस जितना इसके विभव को बढ़ाता है उससे ज्यादा ये इसके विभव को क्या करता है, घटा देता है। तो विभव की मात्रा जैसे ही घटी हम इस पे और आवेश क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, यानी कि जितना इसका पहले विभव था उस विभव तक लाने के लिए आवेश की मात्रा क्या की जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, पहला तो संधारित्र बनाते समय अगर हम मान लेते हैं कि +Q आवेश इसको दे रहे हैं और इसके कारण इसके विभव में कितनी वृद्धि हो गई, भी की वृद्धि हो गई, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू ये Q बाई कितनी हो जाएगी, V। C इज इक्वल टू Q बाई V।
बात तो समझ में आ गई कि C इज इक्वल टू क्यू बाई भी हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि और हम इसके विभव को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, इतने से संतुष्ट नहीं है कि कोई प्लेट लाए और यहाँ पे थोड़ा सा विभव कम हो गया तो धारिता थोड़ी सी बढ़ गई, और धारिता बढ़ाना चाहते हो तो इसी का कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस फिगर को दोबारा बना रहे हैं, इसी फिगर को ध्यान से देखना। अब देखो यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी फिगर को दोबारा बनाया जा रहा है। हमारे पास वही दो प्लेट हैं जिनको हम फिर से क्या कर रहे हैं, वैद्युतरोधी स्टैंड पे यहां पे क्या कर रहे हैं, इसको रख दिए, ठीक है, और इसको कनेक्टेड कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं, तभी तो रुकेगा, हवा में थोड़े ना रुकेगा। चलो, और हमारे पास इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम बी है। आप इसको किससे जोड़े हो भाई, एक स्वर्ण पत्र से जोड़े हो, ध्यान से देखना, ठीक है, पत्ती अभी बनाएंगे, नहीं बनाए हैं, ठीक है, ध्यान देना अभी, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको प्लस क्यू आवेश दिए थे, तो एक समान रूप से ये क्या किया, आंतरिक पृष्ठ पे इसको फैला दिया, और जितना इस पे प्लस था उसके आंतरिक, दूसरे वाले के आंतरिक पृष्ठ उतना ही क्या था, माइनस। अब देखना, हम विभव को क्या करना चाहते हैं, प्लेट ए के विभव को कम करना चाहते हैं। प्लेट ए का विभव कब कम होगा, जब माइनस की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, या कह सकते हैं कि प्लस की संख्या क्या होगी, घटेगी। तो हम प्लस की संख्या को घटा सकते हैं बट माइनस की संख्या को नहीं बढ़ा सकते। तो जब हमें प्लस की संख्या घटाने के लिए क्या करते हैं, जो प्लेट बी होता है इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और आपको पता है कि पृथ्वी क्या होती है भाई, पृथ्वी से जब जोड़ोगे तो पृथ्वी किसको भेजेगी, इलेक्ट्रॉन को, ऋणावेशों को भेजेगी। और जब यहां से ऋणावेश जाएंगे तो यहां पे जो प्लेट बी के साइड में, यानी बाहरी साइड, बाहर की तरफ जो जितना प्लस था उसको क्या करते हैं, निरावेशित कर देते हैं। तो यहाँ का जो भी प्लस था वो क्या हो गया, निरावेशित हो गया। जब निरावेशित हो गया, प्लस गायब हो गया, यानी कि जो इसके विभव को पहले बढ़ा रहा था वो गायब हो गया। एक उसका वैसा मित्र भाग गया जो इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा था, और ये वाला क्या है भाई, ये इसी के साथ है। यानी कि अब ये वाला गायब हो गया इसके ऋणावेश से, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ऋणावेश बचा। अंदर वाला ऋणावेश जो इसके विभव को सिर्फ क्या करता है, घटाता है। घटाता है तो इसके स्वर्ण पत्र की जो ये चौड़ाई है बहुत कम हो जाती है, यानी बहुत कम हो गई। और बहुत कम होने की वजह से ये पता चलता है कि प्लेट ए का विभव क्या हो गया, बहुत कम हो गया। और प्लेट ए का विभव जितना कम हुआ उतने विभव तक लाने के लिए हम क्या करेंगे, और आवेश इसको दे सकते हैं। बात समझ में। तो संधारित्र क्या है, मात्र एक समायोजन है। क्या है, मात्र एक समायोजन है जो किसी भी चालक के आकृति में परिवर्तित किए बिना उस पर पर्याप्त आवेश की मात्रा संचित की जा सकती है। और वो तभी संभव है जब विभव का मान कम कर पाए। बात समझे। और विभव को कम करने के लिए हमने क्या बताया, उस प्लेट के समीप कोई अनावश्यक प्लेट लाओगे तो वैद्युत प्रेरण की क्रिया होगी। वैद्युत प्रेरण के कारण क्या होगा, जो ये प्लस है तो इसके आंतरिक पृष्ठ उतना ही क्या होगा, माइनस, और बाह्य पृष्ठ उतना ही प्लस। तो दूरी हमने समझा है, दूरी क्या है, दोनों में अंतर है, प्लस माइनस से क्या है, दूरी में अंतर है, जिसकी वजह से इसके विभव को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। प्लेट ए का विभव गिरा यानी धारिता बढ़ गई। और भी कम करनी है तो हम प्लेट बी को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है प्लेट बी के धनावेश को क्या करता है, निरावेशित कर देता है। जब निरावेशित कर देगा तो ये क्या होता है, ये इसका विभव और कम हो जाता है, और उस विभव तक लेके जाने के लिए और आवेश की मात्रा उसको दी जा सकती है। बात समझ में। आवेश की मात्रा देने का मतलब धारिता को बढ़ा सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, ये हमारा पॉइंट हो गया यहां तक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलो इसके बाद हम लोग एक पॉइंट देख ले, यहां पे देख लो, हम बात करेंगे संधारित्रों के संयोजन। संधारित्र जब पढ़ लिए तो इसके संयोजन की बात करें। संयोजन में आपको अभी देखा बताया गया, संधारित्र में इसके दो प्लेट होते हैं। कितने प्लेट होती है, दो। जब इसके दो प्लेट होते हैं, हम इन दोनों प्लेटों से मिलकर क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ के हम क्या करना चाहते हैं, एक बड़ा निकाय बनाना चाहते हैं। तो हम संधारित्रों के संयोजन की बात करें तो संधारित्रों का जो मुख्य रूप से संयोजन होता है दो तरीके से होता है, एक श्रेणी क्रम में होता है और एक समांतर क्रम में होता है। तो श्रेणी क्रम में किसको कह सकते हो कि संधारित्र हमारा श्रेणी क्रम में जब जुड़ेगा तो कैसे जुड़ पाएगा। तो संधारित्र बनाने के लिए दो प्लेट की आवश्यकता, ए और बी, चाहे 1 और 2 कहो। तो एक संधारित्र बनाने के लिए कितने प्लेट की आवश्यकता है, दो प्लेट की। और यहाँ पे हम तीन को जोड़ रहे हैं, अब जितना चाहो उतना जोड़ सकते हो, ठीक है, जो क्रम बता रहे हैं उसी क्रम में। और इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे या ना पूछा जाए, संधारित्रों का संयोजन पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन इससे आपके आंकिक प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जब ये रूल समझ में नहीं आया रहेगा तो आंकिक प्रश्न नहीं आएगा, तो इसको जरूर ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या करोगे, दो प्लेट बनाओगे, दोनों समांतर प्लेट होता है। यहां पे ध्यान से देखना, हम तीन संधारित्र बना रहे हैं यहाँ पे। ये पहले संधारित्र के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ये पहले संधारित्र की बात करें, पहले संधारित्र हो गया हमारा, दो प्लेट हम दोनों को बना लिए। अब हम फिर से क्या करेंगे भाई, हम दूसरे संधारित्र के लिए जब चलेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, चलो हम यहाँ पे
फिर से 2 प्लेट बना लें। ठीक है, हम 3 को जोड़ के दिखा रहे हैं, आप और भी जोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या 3 संधारित्र है। अब इस 3 संधारित्र में आपको करना क्या है, हम प्लेट की बात करें, दोनों देखो तो ये पहले संधारित्र का पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट, ये क्या है दूसरा प्लेट, ये तीसरे संधारित्र का पहला प्लेट और ये क्या है दूसरा प्लेट। बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ने की बात करते हैं तो इसमें बोला जाता है कि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दी। बात समझ में, क्या बोले हैं, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे के पहले से जोड़ दिया गया। अब दूसरे संधारित्र के, ये दोनों एक संधारित्र है, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया गया। ठीक है, और आगे भी अगर हमारे पास कोई संधारित्र होता तो हम तीसरे के दूसरे से चौथे के पहले को जोड़ते। ठीक है, ये क्रिया आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। अब इसमें यह होता है कि पहले संधारित्र को क्या करते हैं, हम बाहर से कहीं से आवेश देते हैं। हम प्लस क्यू आवेश दिए, यहां पे कितना माने कि प्लस क्यू आवेश जब इसको दे रहे हैं, और जो लास्ट वाला संधारित्र होता है इसको हम किससे जोड़ते हैं, हम यहां से पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं, पृथ्वी। लास्ट वाले संधारित्र के दूसरे प्लेट को किससे जोड़ोगे, पृथ्वी से। हम इसको जैसे ही प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये क्या हमने बताया, वैद्युत प्रेरण की क्रिया के कारण उतना ही इसके आंतरिक पृष्ठ पे क्या होगा, ऋण आवेश होगा। ये ऋण है, यहाँ पे क्या होगा, फिर से क्या होगा प्लस, फिर ये क्या होगा माइनस, ये फिर से आप देख रहे हो यहाँ पे चलेंगे तो ये क्या होगा प्लस, और यहाँ पे चलेंगे तो क्या होगा माइनस। बात समझ में। अब इसमें मान लेते हैं कि इसकी धारिता, 3 संधारित्र, तीनों की धारिता अलग है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। जब देखो सब पे आवेश समान है लेकिन धारिता अलग अलग है, कब संभव है भाई कि आवेश समान है धारिता अलग अलग है, इसका मतलब इनके बीच का जो विभव की बात करने की, पहले संधारित्र का विभव क्या है, यहाँ पे V1 यानी अलग है, इसका विभव क्या होगा V2 हो जाएगा, और इसका जो विभव होगा वो क्या होगा V3 हो जाएगा। बात समझ में आई। और इसका इन तीनों का परिणामी विभव क्या मान ले, V। जब इन तीनों का परिणामी विभव V मानोगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए इसके पहले वाले चैप्टर में बताया गया था, जितना विभव दिया होगा सबको क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। तो V बराबर क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तो मिलेगा। जब ये तीनों को जोड़ लिए तो परिणामी विभव मिल गया। अब परिणामी विभव मिल गया तो हम लोग तो ये तो पढ़ चुके हैं, ये जान चुके हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या जानते हो, कुछ तो जानते ही होगे। पहले बताया गया है कि C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमको तो V चाहिए, V को इधर भेजो ना, तो ये V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C भी तो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे V के स्थान पे क्या नोट करोगे, Q बाई C। उसी तरीके से पहले संधारित्र में धारिता C1 है, धारिता क्या है C1 है, विभव क्या है V1 है, और आवेश क्या है Q है। Q आवेश तीनों का है, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश नहीं बदलेगा, एक आवेश जो मिला सबको वही आवेश मिलता चला जाए। ठीक है, क्या बदलेगा, धारिता और क्या विभव। तो यहां पे उसी क्रम में लिखें, ये V1 है तो V1 बराबर आप क्या लिख सकते हो, V1 बराबर भी तो लिख सकते हो Q बाई C1, प्लस है प्लस लगाएंगे। V2 बराबर क्या लिख सकते हो, ये Q बाई C2 लिख सकते हो। फिर क्या लिख सकते हो, Q बाई C3। तीनों तो हमारे पास है, और भी होता तो ऐसे लिख लेते। सब में देख रहे हैं Q है, आप यहाँ पे लिखो Q बाई C इज इक्वल टू, Q को कॉमन कर लें तो मिलेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बात समझ में। अब यहां से क्या करोगे, Q से Q काट दो, Q से Q कैंसिल हो गया, क्या मिला 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हमारे पास और भी संधारित्र होते और श्रेणी क्रम में होते तो 1/C4 प्लस 1/C5 प्लस 1/C6 बढ़ाते चले जाते। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, यानी कह सकते हो अगर हमारे पास क्या है, बहुत सारे संधारित्र हैं और उनको क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ के एक तुल्य संधारित्र प्राप्त करना है, यानी सबको जोड़ के हटा देना है और एक उसका हम क्या करना है, संधारित्र लगाना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो आप इसके आधार पर जोड़ सकते हो कि किसी भी श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों का जो तुल्य संधारित्र का व्युत्क्रम होता है, तुल्य संधारित्र का जो व्युत्क्रम होता है उनके अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक कोई बात समझ में आई, पूरी की पूरी बात समझ में। यानी एक चीज से और याद रख सकते हो, आप इसी तरीके से पढ़े होगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन में आपको बताया गया होगा कि जब हमारे प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में हो,
किस क्रम में? समांतर क्रम में। ध्यान से देना, प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम होता है वो मान लो कि इसका प्रतिरोध R1, ये क्या? R2। तब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तब तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे भाई? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये बताया गया होगा। तो ये समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम होता है वैसे ही समझो कि हमारा संधारित्र का श्रेणी क्रम होता है। यहां तक तो समझ में आ गए सबको? यहां तक कोई दिक्कत? चले, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम श्रेणी क्रम समझ गए। इसको याद रखना कि कभी भी, चलो यहां पे एक चीज और समझा दे रहे हैं कि यहां पे मान लो हमारे पास यहां दिया हुआ है, दो संधारित्र दिया हुआ है, ये C1 है, ये क्या है? C2 है। और C1 का जो मान है यहां पे नोट कर दे रहे हैं। चलो C1 का जो मान है वो कर रहा है 5 माइक्रो फैरेड दिया है। ठीक है, कितना दिया? 5 माइक्रो फैरेड दिया है। और C2 का मान है 10 माइक्रो फैरेड। कितना है? 10 माइक्रो फैरेड। तो ये कह रहा है ये ए पॉइंट है, ये क्या है? बी पॉइंट है। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आप यहां से समझ लेना, एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है बढ़ा के देगा, ऐसा सर्किट नहीं देगा, थोड़ा जटिल देगा, उसको भी बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो हमारे पास क्या है? संधारित्र हैं और किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसका देखो, पहले इधर से काउंट करें तो इसका ये दूसरा प्लेट है, इसके पहले प्लेट से जुड़ गया तो पता चलेगा कि क्या? श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम है तो कौन सा जोड़ोगे भाई? ऐसे तुल्य धारिता ज्ञात करनी है ए और बी के बीच, यानी कि इन दोनों को निकाल के क्या करेंगे भाई? एक संधारित्र लगाना हो तो कितनी माइक्रोफैरेड का लगा दोगे तो काम चल जाएगा। यही पूछ रहा है। ठीक है, सी का मान आपसे पूछ रहा है, सी मान लो, जो मानना है मान लो। तो कैसे जोड़ोगे? सी इज क्या होगा? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 का वैल्यू क्या है? 5, मतलब C1 का वैल्यू 5 प्लस 1/C2 यानी 10। अब इसका एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 10। इससे डिवाइड करोगे होगा 2 प्लस 1, क्या मिलेगा हमको? 3/10। बात समझ भाई? तो C का मान निकालना है तो ये 1/C है, तो इसको पलटोगे तो ये C ऊपर गया, इसका मतलब ये भी ऊपर जाएगा, ये 10 बाई क्या मिलेगा? 3, ये मिलेगा माइक्रो फैरेड। बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब जो 10/3 मिला है, 10 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3.3 मतलब 3.33 मिलता जाएगा। भाग देना तो आता ही है, 10 में 3 से भाग करेंगे, 3 दशमलव क्या होगा? 3 3 का 9, दशमलव होगा 3 3, आता चला जाएगा। यानी कि जब देखोगे कि इन दोनों में हम लोग देखें तो ये 5 का है, ये 10 का है कि नहीं? तो आप जब हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, किस क्रम में जोड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। माइंड में सेट कर लेना कि संधारित्र को जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो उसकी जो तुल्य धारिता होती है, क्या क्या होती है? तुल्य धारिता होती है, उनमें से सबसे छोटे संधारित्र से भी क्या होगी? कम आएगी। जो तुल्य धारिता होगी उनमें से सबसे छोटे, इन दोनों में सबसे छोटा क्या था? 5 था, इससे भी छोटा आ गया। बात समझ में भाई? तो इतना याद रखना, कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिले और श्रेणी क्रम का है तो आप ये समझ जाना कि क्या करेंगे, देखे सबसे छोटा क्या है, उससे भी जो छोटा होगा वही आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, और वो समांतर क्रम में है तो वो तो सबसे बड़े से भी बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? श्रेणी क्रम समझ में आया? श्रेणी क्रम जब समझ में आ गया हो तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, समांतर क्रम की तरफ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? समांतर क्रम की तरफ बढ़ते हैं और समांतर क्रम देखते हैं कि क्या है हमारा। संधारित्रों के संयोजन की बात करें समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या होता है? इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे संधारित्र हो, इसमें भी हम 3 संधारित्र ले लें। ये चलो, ये पहला संधारित्र हमारा हो गया, ठीक है, और ये हमारा दूसरा संधारित्र हो गया। आप बराबर लाइन खींचना, दोनों प्लेट क्या होगा? एक दूसरे के बराबर ही होंगे। ठीक है, चलो ये हमारा तीसरा संधारित्र हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में? तो अब देखोगे, अब यहां पे हम श्रेणी, यहां पे समांतर क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम पढ़ लिए। समांतर क्रम किसको कहेंगे? इसमें अब नामकरण कर ले, ये पहला प्लेट हो गया आपका, ये दूसरा प्लेट, ये इसका पहला, ये क्या होगा? दूसरा, ये इसका पहला और ये क्या होगा? दूसरा। तो समांतर क्रम कब कहते हैं? कि जब सभी संधारित्रों का पहला प्लेट, जब सभी संधारित्रों का पहला प्लेट किसी एक बिंदु से जुड़ा हो, मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ठीक है, और दूसरा प्लेट किसी दूसरे एक बिंदु से जुड़ा हो, जिसका नाम हम यहां पे क्या कर दे? बी रख दे। क्या रख दे? बी रख दे, तो उसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या कहते हो? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, हम इसमें ये मान लेते हैं कि अगर यहां पे, अब यहां पे आवेश डायरेक्ट नहीं दे सकते, अगर हम यहां पे कनेक्ट करें किसी भी वायर को तो इससे आवेश जाएगा, तो यहां तक तो आवेश आएगा प्लस क्यू। अभी प्लस क्यू आवेश 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक इधर बढ़ेगा, एक इधर बढ़ेगा। इधर वाला जाने वाला आवेश मान ले Q1 है, ये Q2 है, ये क्या है? Q3 है, और इसकी धारिता क्या है? C1 है, C2 है, C3 है। ठीक है, तो जब ये Q1 गया तो ये प्लस Q1 है हमारा ना, तो इस पे क्या आएगा? माइनस Q1 आएगा। हमने बताया जितना इसको मिलेगा उतना ही इसको ऋण मिलेगा दूसरे को। इसको Q2 मिला तो ये क्या होगा? प्लस Q2,
इसको क्या मिलेगा, माइनस Q2। बात समझ में आई? ये प्लस Q3 मिला तो इसको क्या मिलेगा, माइनस Q3। अब देखोगे सब तो एक ही, यानी दो बिंदुओं के बीच ही तो जुड़ा है। जब दो बिंदुओं के बीच जुड़ा है तो इसका कुल जो विभव है वो क्या है, समान होगा। विभव समान है, इसमें परिवर्तन किसमें है, Q डिवाइड हो गया Q1 Q2 Q3 में। पहले V1 V2 V3 था तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 किए थे। अब यहां से Q इज इक्वल टू कुल आवेश तो ज्ञात करना है, Q बराबर 3 हिस्सों में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर कोई और होता तो नीचे जोड़ लेते तो Q4 भी हो जाता, होता। चलो फिर वही चीज लिखें कि C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, तो हमको Q चाहिए तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV। कोई डाउट? Q का मान कितना मिला, Q बराबर हमको मिला CV। जब Q का मान हमको CV मिल गया तो Q के स्थान पे आप तो सीधे लिख दोगे CV। उसी तरीके से Q1 के स्थान पे क्या लिखोगे, Q1 के स्थान पे क्या लिखोगे, C1। सबके लिए भी समान है, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो देखो Q1 के स्थान पे क्या लिखोगे, C1 भी, क्या लिखोगे, C1 भी, प्लस Q2 के स्थान पे C2 भी, प्लस Q3 के स्थान पे C3 भी। अब तीनों में भी है इसमें, तो आप लिखोगे CV इज इक्वल टू भी, कॉमन करेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। भी से भी कट जाएगा, C इज इक्वल टू मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। बात समझ में आई? तो जब हम संधारित्र को किस क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो उनकी जो तुल्य धारिता है उनके अलग अलग सभी संधारित्रों के योग के बराबर प्राप्त हो रही है। कोई दिक्कत यहां से? ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब बात समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत ही तो नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो आगे हम इसी में अगर चाहें तो कोई क्वेश्चन भी ले ले, यहाँ पे साइड में आप क्वेश्चन ले लो। जब हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लेते, किस क्रम में जोड़ना है, हम दो ही संधारित्र यहाँ पे बना ले रहे हैं, ठीक है। हमारे पास दो संधारित्र है, ठीक है। ये C1 हो गया, ये क्या हो गया, C2। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, यहां दिख रहा है, ठीक है। हमने बताया दोनों का पहला प्लेट एक बिंदु से दूसरा एक बिंदु से जुड़ेगा तो हम कहेंगे समांतर है। इसको हम P मान लें, इसको क्या मान लें, Q मान लें। और हम P और Q के बीच समतुल्य ज्ञात करने वाले हैं, तो इसमें इसका मान देखो कितना दिया है। अगर हम कह दें कि ये आपको दिया है C1 का जो मान दिया है ये 2 माइक्रोफैरेड दिया है, इसका जो मान दिया है ये करे 3 माइक्रोफैरेड दिया है, तो हमको तुल्य चाहिए। तुल्य का मतलब C बराबर होता है C1 प्लस C2। सीधे सीधे जोड़ेंगे, C बराबर क्या होगा 2 प्लस 3, यानी ये दे देगा 5 माइक्रोफैरेड। बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा है ना? ये आपका क्वेश्चन हो गया यहां से, ठीक है। इसी तरीके का अलग अलग होगा, लेकिन जटिल देगा जब हम एग्जाम में देखेंगे, या यहां भी मैं आपको बताऊंगा तो ये आपका क्या होगा, थोड़ा सा जटिल, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ये अब क्या कह दिया, ये कह रहे कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। फिगर जरा आप लोग थोड़ा बनाना सही से, ठीक है। और इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच देखना, इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कोई एक प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं, प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी। देखना तो कह रहा है कि हम इसके बीच एक प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी भर रहे हैं, ठीक है। जब आप इसके बीच जब प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी भरोगे तो क्या क्रिया हो जाएगी, ठीक है। यहां पे ये कह रहा है कि प्रावैद्युत पदार्थ की हम एक पट्टी भर दिए। एक बार हेडिंग को पढ़ लेना, करे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी भरी गई है। हम यहां पे नामकरण कर सकते हैं, ये हमारा प्लेट A हो गया, ये हमारा प्लेट B हो गया, और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। और जब हम किसी मोटाई का मान लेते हैं, ये T मोटाई की, इसकी मोटाई कितनी है, ये T मोटाई का एक प्रावैद्युत पट्टी भरा गया। कितने मोटाई का है, ये स्मॉल t मोटाई की एक प्रावैद्युत पट्टी भर दिया गया है। तो पूछा जाए कि इसके कितने स्थान में वायु भरा होगा। कोई बर्तन है पूरा का पूरा खाली है तो पूरा का पूरा उसमें वायु भरा रहता है, लेकिन जब किसी पदार्थ को उसमें भर देते हो तो उतना वायु उससे निकल जाता है जितना उस पदार्थ का आयतन होता है, ठीक है। तो अब यहां से कह देंगे कि इतना आयतन इसका था, d चौड़ाई में इसका पूरा आयतन था। अब इसमें क्या कोई प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी जब भरेंगे तो उस पट्टी का जो आपका क्या आयतन होगा उतना वायु निकल गया, तो आयतन कितने दूरी में फैल जाएगा भाई, d
माइनस टी, यानी कि ये टी माइनस कर देना पड़ेगा डी में से, वो क्या होगा, वो वायु होगा। तो वायु यहां पे जब आपको एक चीज और रिपीट कर दे, पूर्व गान से जोड़ लो कि जब हम बात करते हैं इसमें कि जब हमारे पास दो प्लेट हुआ करता था, या आप पढ़े होंगे गॉस का अनुप्रयोग जब बताए थे हम, तो उसमें बताए थे कि एक ऋणावेशित एक धनावेशित प्लेट है, तो उसके अंदर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा सकती है, बाहर तीव्रता नहीं होती है। तो ये जब ये संधारित्र है तो इसको अगर प्लस क्यू आवेश दोगे तो इसको तो माइनस ही मिलेगा, तो जितना इसको प्लस दिया उतना ही उसको माइनस मिलेगा। तो बात तो सेम सेम यही हो गई ना कि इसके अंदर ही क्या होगा, तीव्रता मिलेगा। और अंदर कितना तीव्रता मिलेगा, दो तरीके का, एक प्रावैद्युत पट्टी के लिए मिलेगा, एक वायु के लिए मिलेगा। ठीक है, तब हम वायु के लिए, तो वायु में हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अब यहां पे आप लिख सकते हो वायु में तीव्रता, तो वायु में तीव्रता, तो वायु में तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो वायु में तीव्रता आप लिखोगे, हम यहाँ पे इंडिकेट कर ले ई नॉट, ई नॉट बराबर ये होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये तीव्रता का फॉर्मूला उसी समय बताएगा, उसी से आया है, ई नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तब यहां पे हम क्या करेंगे, विभवांतर ज्ञात करेंगे, प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो यहां पे इसके लिए विभवांतर कितना मिलेगा भाई, मान लेते हैं V1 है, V1 बराबर ये हो जाएगा ई नॉट इंटू कितने दूरी में फैला है, ये फैला है डी माइनस टी दूरी में। ई नॉट का वैल्यू तो यही है, जब रखोगे ई नॉट का वैल्यू तो ये क्या दे देगा, ध्यान देना, यहां नोट कर लेते, सॉरी यार मिट गया, चलो अब फिर से नोट कर लेते हैं। तो V1 इज इक्वल टू ये होगा ई नॉट इंटू ये हो जाएगा डी माइनस टी, क्लियर। तो अब यहां से V1 का ही वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू नोट कर लो, तो ये कितना दे देगा, ई नॉट का वैल्यू जब नोट करेंगे तो ये मिलेगा Q इंटू डी माइनस टी और अपान में एप्सिलॉन 0 इंटू ए। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रावैद्युत पट्टी के लिए, किसके लिए, प्रावैद्युत पट्टी के लिए, प्रावैद्युत पट्टी के लिए। प्रावैद्युत पट्टी के लिए जब तीव्रता की बात करें तो यहां पे लिखिए ई बराबर, अब क्या हो जाएगा, प्रावैद्युत पट्टी की बात करेंगे तो उसका प्रावैद्युतांक कितना होता है, के होता है। ठीक है, हम निर्वात वायु की बात करते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे नहीं इंडिकेट किया गया, यहाँ पे के लिखते फिर 1 इसका हो गया। ठीक है, अब इसके लिए जब करोगे तो ये क्या मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन 0 तो रहेगा भाई क्यू अपान के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए रहेगा। ठीक है, अब यहां से इसके लिए जब हम देखेंगे कि इनके लिए क्या होगा विभवांतर, ये V2, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, ये आप लिखोगे E इंटू इसकी दूरी कितनी है भाई, T है प्रावैद्युतांक की, तो E का वैल्यू यहां पे नोट कर दें तो ये क्या मिलेगा, ये आप Q नॉट नहीं रहेगा तो Q रहेगा भाई, Q नॉट कहां से आ गया देखना। ठीक है, चलो तो ये मिलेगा, E का वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा QT बाई ये होगा के इंटू एप्सिलॉन 0 ए। तब पूरे के लिए जब हम क्या करेंगे, तब यहां पे प्लेट के बीच विभव, विभव कितना होगा, तब प्लेटों के बीच विभव क्या लिख सकते हो, V बराबर, दोनों को जोड़ दो V1 प्लस V2, ये क्या होगा V बराबर, V1 का वैल्यू कितना है, ये मिला है Q इंटू डी माइनस टी अपॉन में कितना एप्सिलॉन 0 इंटू ए, प्लस इसका वैल्यू कितना है, ये QT बाई के इंटू एप्सिलॉन 0 ए। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, ये ऊपर से कॉमन ले सकते हो Q और नीचे से एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो मिलेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और यहां पे क्या देखने को मिला, ये देखने को मिला हमको ये D माइनस टी, यहां ध्यान से देखें D माइनस टी, क्लियर, और प्लस में ये मिलेगा T बाई के, T बाई कितना भाई, कोई कंफ्यूजन है? अब देखो जब विभव हम लोग यहां से इतना ज्ञात कर लिए तो धारिता ही तो ज्ञात करनी है। क्या कह रहा था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया गया हो, तो धारिता के लिए फॉर्मूला, तब यहां से क्या लिखोगे, धारिता, धारिता, धारिता का फॉर्मूला आपको बताया गया, ये होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। Q तो रहेगा, V के स्थान पे इतना नोट करोगे तो ये क्या होगा, Q बाई V के स्थान पे नोट करना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और यहां पे ये क्या होगा D माइनस टी, क्लियर, और प्लस में T बाई के। बात समझ में आई, Q से Q क्या हो गया, कट गया, जब Q से Q कटेगा तो यहां पे C का वैल्यू कितना मिल रहा है, यहां नोट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू, अब देखना ये पूरा पलट के ऊपर चला जाएगा तो इसको आप लिख सकते हो
एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे में क्या मिला, डी माइनस टी, ये मिलेगा डी माइनस टी प्लस में टी बाई के। बात समझ में आया? तो ये हो जाएगा हमारे लिए, ये जब हम किसी संधारित्र के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पट्टी रख दें तो उसकी वो क्या होगी, धारिता हो जाएगी। इसमें आप अलग अलग नोट करके लिख सकते हो, पॉइंट दे के लिख सकते हो कि यदि हम बात करें कि इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर कोई परावैद्युत पट्टी ना रखें, अगर कोई परावैद्युत पट्टी नहीं रखते हो तो टी का वैल्यू कितना होगा, जीरो। टी का वैल्यू कितना होगा, जीरो। जब टी का वैल्यू जीरो, जहां जहां टी वहां पे जीरो रखेंगे तो धारिता कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन जीरो ए बाई, ये सिर्फ क्या मिलेगी, डी, एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम इसमें ये कर लें कि अब हमारे पास क्या भाई, हम पूरे मोटाई की बात कर रहे हैं, सब में जितना इसका खाली स्थान है उस पूरे खाली स्थान में परावैद्युत पट्टी रख दें। जब पूरे खाली स्थान में परावैद्युत पट्टी रखोगे यानी डी बराबर टी, डी बराबर टी या टी बराबर डी, यानी पूरा खाली स्थान डी था और उतने में हम लोग टी मोटाई का परावैद्युत पट्टी रख दें, तो जहां जहां टी है वहां पे डी रख दो, जहां जहां क्या है आपका डी है वहां पे टी रख दें, तो ये क्या मिलेगा, सी बराबर, ये मिल जाएगा एप्सिलॉन जीरो ए अपान, ये डी के स्थान पे भी टी कर दें, तो ये दोनों डी में से डी गया जीरो, तो बचेगा कितना हमारा, ये बचेगा डी बाई के, और के को ऊपर भेज दो तो ये मिलेगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए इंटू के बटे में डी। बात समझ में आई? तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे धारिता निकाली जा सकती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इसका एक टॉपिक और बच रहा है, वो लास्ट पॉइंट है इसका, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ पे टाइप नहीं कर पाए थे तो इसीलिए यहाँ नोट कर दिए हैं। तो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जब हम देखेंगे तो क्या करें, उसके लिए ग्राफ आप बना लो। उसके लिए ग्राफ क्या बनाओगे भाई, चलो देखो, हम बात करें आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए, तो आप देखो ग्राफ के जरिए से इसकी स्थितिज ऊर्जा देखें, एक लाइन में आप इसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहां से देखें, ये आपका x और y एक्सिस, ये आपका रहा x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस। हम पहले से बता चुके हैं, कई बार बताए हैं, एक बार नहीं, कि आवेश देने के अनुपात में विभव की वृद्धि होती है। जब किसी चालक को आवेश दोगे, जितना आवेश दोगे उसी के अनुपात में विभव बढ़ेगा, ये मूल बिंदु है। अगर हम इसमें नामकरण की बात करें, ये 1 ले लें, ये 2 ले लें, ये 3 ले लें, ये 4 ले लें, इधर आपका बढ़ता जाएगा, ये 1 2 3 4 आपका बढ़ता गया। जब हम आवेश 1 पॉइंट तक दिए तो विभव क्या होगा, 1 पॉइंट तक बढ़ेगा। आवेश 2 पॉइंट तक देंगे तो विभव 2 पॉइंट तक बढ़ेगा। 3 पॉइंट तो ये 3 पॉइंट, इसका मतलब 4 तो ये 4। ग्राफ ऐसे ही तो बनेगा। जब बनेगा तो इसको मूल बिंदु से अगर जाने वाली कोई रेखा ड्रॉ करोगे तो देखोगे सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या होंगे, जो मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। सरल रेखा का मतलब ये हो गया कि जब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं, पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि जितना आवेश दिए, तो आवेश हम इधर मान लेते हैं, ये आवेश दे रहा है, ऐसे बना ले कि हम इसको क्या किए भाई, आवेश दिए, तो आवेश देने के अनुपात में इसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा। जितना आवेश दोगे उसी के अनुपात में इसका विभव क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है, जब दोनों सेम अनुपात में बढ़ेगा तो जो इसकी धारिता होती है वो एक सरल रेखा बनाती है। क्या बनाती है, सरल रेखा बनाती है। तो इस सरल रेखा को जब हम इसको मिला लें तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एक क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। आप सही से ग्राफ इसको बना लो, एक यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये जो आकृति दिख रही है, नामकरण कर लें, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो, तो जो ये आकृति दिख रही है इसी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या करेगा, किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करेगा। तो यहां पे देखो, जब आप यहां पे आवेश क्यू दिए तो इसका विभव कितना बड़ा भी, आप इसको बनाना तो जानते हो, पहले ही बताया गया है सी। अब यहाँ पे Q इक्वल टू सी भी, जहां सी क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, सी का वैल्यू हो जाएगा, सी का वैल्यू ना निकाल के भी का वैल्यू निकालो, तो भी का वैल्यू हो जाएगा Q बाई सी। इतना तो लिख सकते हो, भी का वैल्यू Q बाई सी। ये आपको भी ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप जो दिख रहा है आपको, ये भी है कि नहीं, तो भी है
तो ये भी तो आपका भी होगा, तो यानी भी बराबर आप क्या लिख सकते हो, Q बाई सी। यानी ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये आप भी लिखो चाहे Q बाई सी, और ये वाला तो आपका Q है ही है। तो हमने बताया जो ये आकृति आपको यहां दिख रही है, त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल होगा वही स्थितिज ऊर्जा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो आप यहां लिख सकते हो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखो एक विधि ये है ग्राफी विधि, तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ए, सॉरी हम त्रिभुज किसकी बात करेंगे, ए नहीं है, ओ से शुरू कर लें, तो त्रिभुज ये हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार क्या हमारे पास ओ ए इंटू ऊंचाई क्या है ए बी, ऊंचाई क्या है ए बी। अब इसका पॉइंट जो भी है उसको रख दो, ओ ए का मान यहां पे दिख रहा है, ओ ए का वैल्यू क्या है Q इंटू ए बी का वैल्यू क्या है Q बाई सी, Q बाई सी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, जब ये हम पॉइंट रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा कितनी मिल जाएगी, 1/2 Q का Q में गुणा होगा, क्या होगा Q का Q में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, Q स्क्वायर, क्या मिलेगा ये Q स्क्वायर बाई सी। यहां तक कोई दिक्कत, तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको यहां से मिल गया। और इसको और थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा लो, यहां अब हम इसको नोट कर लें तो ये क्या मिल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिख लें, चाहे इसी पॉइंट को आप नीचे लिख लो, तो ये क्या देने वाला है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं आपको। स्थितिज ऊर्जा को आप किससे इंडिकेट करते हो, U से, तो U बराबर आपको इतना मिल गया, या फिर आप इसी चीज को लिख सकते हो, ठीक है। आप क्या लिखोगे, ये U बराबर, ये आपको देखने को मिला 1/2 Q स्क्वायर बाई सी, और आप यहां से क्या लिख सकते हो, सीधे सीधे यहां लिखे हो Q इज इक्वल टू कितना है, Q इज इक्वल टू कितना है CV, तो Q के स्थान पे C भी नोट करोगे तो ये मिलेगा C स्क्वायर V स्क्वायर बटे में क्या C, तो इससे ये इसका पावर कटा, तो ये आपको कितना दे देगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपको क्या दे देगा, देखो ये आपको दे देगा, इसको थोड़ा सा अब यहां से नोट कर लें, थोड़ा अच्छा भी दिखे, तो ये आपको क्या मिलेगा, U इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/2 Q के स्थान पे C भी, तो ये मिलेगा C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, C से इसका एक घात कट गया, तो ये आपको दे देगा कितना 1/2 C V स्क्वायर। बात समझ में आई। तो आप इस तरीके से भी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो, और एक और विधि भी होती है ज्ञात करने की, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से ये आपका जो भी आपका टॉपिक था सारा का सारा कंप्लीट हो गया है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। हमने पहला बताया, पहला हेडिंग आपका था, इस पहला तक था, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट था, ये फिर यहाँ पे तीसरा है, बात समझ भाई, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, फिर आपका ये छठवां सातवां सब भी हो गया, यानी कि सारे के सारे आपके पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट करा दिए गए हैं। और आपको यहाँ अगला चैप्टर का भी जो 1 शॉट होगा बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।